Hello, friends. Welcome to An Academy. I'm Dr. Siddharth Arora, and today I bring to you a very major landmark judgment that, my friend, that almost changed the destiny of India. This is such an awesome topic that you will understand that sometimes the smallest of elements can shake the very foundation of a country. This is the Shah Bano case that we are going to discuss today. What I am trying to be very confident about is that if you understand Shah Bano case, most of the problems, most of the confusions with regards to personal laws and Article 44 etc. will be sorted out. दुख इस बात का है कि 90%, 95% of India does not know the facts. We keep on discussing, but we do not know the facts upon which these things are being argued. The politics is happening. So let us today understand Shah Bano judgment, and along with that understand several other topics. First of all, I have to tell you something about Article 44. ध्यान से सुनो, एक स्लाइड, एक पार्ट इसको absorb करो. If you understand this, then and only this it will make some sense. Memorization के लायक इसमें कुछ है ही नहीं. रोट मेमोराइजेशन करके भी कहां पहुंच जाओगे, बिकॉज सिविल सर्विसेज का भी तुम्हें पूछेंगे ही नहीं. यूपीएससी इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट अपॉन रोट मेमोराइजेशन. पहले अंडरस्टैंडिंग करो, अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है. एक डीपीएसपी है, आई होप सबको याद है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. नाउ दिस डीपीएसपी, वन ऑफ द डीपीएसपी, पहले एक बात समझ लो, व्हाट इज अ डीपीएसपी? डीपीएसपी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसका मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने, मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फाउंडिंग फादर्स ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं. किसको दिए हैं? स्टेट को दिए हैं. क्या करने के लिए दिए हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. ये डायरेक्शंस आर नॉन जस्टिसिएबल. ये हमने फंडामेंटल राइट्स में किया हुआ है. अगर तुमने नहीं पढ़ा हुआ है, ओके, तो प्लीज जाके मेरा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी वाला वीडियो देख लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा. फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में एक मेजर फर्क है. डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल. दे आर नॉन जस्टिसिएबल. दैट मींस यू कैन नॉट एनफोर्स देम थ्रू द कोर्ट्स. ओके, हाउएवर डीपीएसपी का फिर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्या रोल होता है? DPSPs are still binding on the government. अजीब सी बात है, they are not enforceable but they are binding. ये वर्ड्स क्या है? अगर तुम्हें लाइन पुरानी याद है तो मैंने एक बार पहले बहुत टाइम पे बोला था, एक मंत्र है, ओके, मैंने क्रिएट किया है, तो मैं ज्यादा किसी को तारीफ नहीं करना चाहता. इन लॉ देयर आर नो सिनोनिम्स. इन लॉ पर्यायवाची नहीं होते. लॉ में जो दो वर्ड्स है, वो दो वर्ड्स अगर अलग है तो अलग है भाई, उनके दो अलग अलग मीनिंग्स है. उसी वजह से मैंने यहां पे बोला इट इज नॉन जस्टिसिएबल, लेकिन मैंने उसी के साथ में बोला इट इज बाइंडिंग. ये क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि whenever the government is making laws, then they will have to keep an eye on a DPSP. मेरी बात समझ में आई? तो DPSP को देखकर लॉ बनाया जाता है, या DPSP के सिंक्रोनाइजेशन में लॉ बनाया जाता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. अब ये मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मैं नहीं बोल रहा हूं. It is written in the Constitution. Article 37 of the Constitution says that they are non-justiciable, but you must have following them. The state must follow them while making laws. तो ये कहीं ना कहीं morally binding है. अब हुआ क्या था? When the founding fathers of the Constitution were writing the Constitution, when they wanted to write some future directions, not today's direction, फ्यूचर डायरेक्शन, 1950 में फ्यूचर में, कि यार अभी है ना हमारे पास ये अवेल की व्हेन द फाउंडिंग फादर्स वांटेड द स्टेट टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, भविष्य में कुछ करवाना चाहते थे, तो उन्होंने उसको डीपीएसपी में लिख दिया. उनमें से एक डीपीएसपी इज आर्टिकल 44. क्या बोलते हैं डीपीएसपी में? डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में बोला जाता है स्टेट शैल स्ट्राइव टू, और स्टेट शैल ट्राई टू enforce uniform civil code. Try to enforce uniform civil code in the country. Very good. ये तब क्यों नहीं बोला? तब इसलिए नहीं बोला क्योंकि तब ना अनफॉर्चुनेटली
इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था ऑन हिंदू मुस्लिम लाइंस. ओके, सो कम्युनल एनवायरमेंट था. ओके, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैड बीन स्लॉटर्ड बाय बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम. तो उस टाइम पर इट वॉज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द फाउंडिंग फादर्स टू एनफोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि सब लोग को सेम पेज पे नहीं बैठा गया जा सकता था. अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश की जाती तो हिंदू ग्रुप बोलते जी हमें नहीं फेवर कर रहे, मुस्लिम बोलते हमें नहीं फेवर कर रहे, सिख्स बोलते हमें नहीं फेवर कर रहे, क्रिश्चियन बोलते हमें नहीं फेवर कर रहे. तो फाउंडिंग फादर्स ने बोला यार ये एनवायरमेंट बड़ा डेंजरस है, इस टाइम पर हम नहीं कर सकते. तो डियर स्टेट, डू इट इन द फ्यूचर, भविष्य में करो. एंड व्हेनेवर द सिचुएशन इज सच कि ये पॉसिबल है करने को, तो प्लीज कर लेना. इसीलिए इसको एज ए डीपीएसपी डाला गया. आर्टिकल 44, hence it was a part of directive principles of state policy. Clear on this? अब प्रॉब्लम ये है, ओके, प्रॉब्लम ये है कि 99.9% इंडिया को यही नहीं मालूम है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, और हम लड़ते जा रहे हैं. ओके, टू अंडरस्टैंड दैट, तुम तो इंटेलिजेंट लोग हो, तो पहले तुम समझ लो कि टाइप्स ऑफ लॉज होते क्या है. टू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले हमको समझना पड़ेगा what are the different types of laws. okay, तो थोड़ा this is a very broad classification, तो इसको बहुत ज्यादा इमोशनल होके मत समझना. इट्स अ वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. मैं तुम्हें जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करा रहा. ओके, तो ज्यादा टेंशन मत लो. व्हाट इज अ सिविल लॉ? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. ओके, सो देयर आर टू पीपल ए एंड बी, इनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी या ये लैंड किसका है. ओके, ऐसे मैटर्स को यू कैन कॉल देम एज सिविल लॉ. चलो, सिमिलरली देयर आर क्रिमिनल लॉज. क्रिमिनल लॉज, ये पर्सन है, ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ओके, समथिंग लाइक दैट. तो हमने कौन से लॉज करें? हम करें क्रिमिनल लॉ. फिर है पर्सनल लॉज. अब ये एक तरह से सबसेट ऑफ सिविल लॉज है, लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे पर्सनल लॉज है तो वो हैज टू बी अंडरस्टूड. सो व्हाट आर पर्सनल लॉज? पर्सनल लॉज आर दोज विच डील विथ थिंग्स लाइक मैरिज, थिंग्स लाइक एडॉप्शन, मैरिज होगा तो डाइवोर्स भी देख लो साथ में. ओके, थिंग्स लाइक मेंटेनेंस, ये वर्ड जरा सुन लो, ये काम आने वाला है. ओके, थिंग्स लाइक मेंटेनेंस, थिंग्स लाइक एडॉप्शन, थिंग्स लाइक सक्सेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये जो पर्सनल मैटर्स में आते हैं इनको बोलते हैं पर्सनल लॉज. तीन तरह के लॉज हुए, कौन कौन से? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड पर्सनल लॉज. नाउ व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड, क्या वर्ड था? यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम सिविल लॉ से डील कर रहे हैं, बट हम प्राइमरीली किससे डील कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं पर्सनल लॉस. हम पर्सनल लॉ से क्यों डील कर रहे हैं? हम पर्सनल लॉ से डील कर रहे हैं क्योंकि एक अजीबो गरीब सिचुएशन है. मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दो. अगर आई कमिट मर्डर, ओके, सपोज आई कमिट मर्डर एंड आई एम अ हिंदू, so what is the punishment? The punishment will be under 302 Indian Penal Code and I shall be hanged to death by the neck. लेकिन suppose I'm a Muslim then, तो आंसर क्या है? Same punishment. Okay, if I am a Christian then same punishment. Are you understanding? So what am I saying? It is regardless of my religion. Criminal law is regardless of your religion. उसी तरह से 99% ऑफ सिविल लॉस भी रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन होते हैं. ऐसे लॉस को यूनिवर्सली अप्लाइड लॉस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऐसे लॉस को यूनिवर्सली अप्लाइड लॉस बोलते हैं. लेकिन सिचुएशन की चेंजिंग आती है व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ पर्सनल लॉस. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. सो इफ आई एम लुकिंग एट पर्सनल लॉस, ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस. सो आई एम गिविंग यू सम ऑफ द लॉस. सो हिंदू कोड बिल में 4 लॉस थे. सो फॉर एग्जाम्पल द लॉ इज Hindu Marriage Act. So if two Hindus are marrying one another, they will get married under Hindu Marriage Act. मुझे मैरिज से इतनी ज्यादा टेंशन नहीं हो रही जितनी इस वर्ड से हो रही है. इट इज हिंदू मैरिज एक्ट. फिर से वैसे देयर इज अ हिंदू सक्सेशन एक्ट, वैसे देयर इज हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं कहां लेकर जा रहा हूं तुमको? We are not regardless of your religion. These are actually dependent on your religion. उसी तरह से if I talk about two Muslims marrying,
तो हम लोग बात करेंगे ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट. टू पारसीज मैरिंग, तो वी आर टॉकिंग ऑफ पारसी मैरिज एक्ट. आई होप द पिक्चर इज नाउ गेटिंग क्लियर. दिस इज नॉट regardless of your religion, this is in fact dependent on your religion. हर एक का पर्सनल लॉ अलग है. इट इज डिपेंडेंट ऑन योर रिलीजन, और यही हेडेक है. हेडेक यही है. इस हेडेक में चक्कर क्या है, दैट वी हैव सो मेनी रिलीजन्स और हर एक का पर्सनल लॉ अलग अलग है. सो व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड इंटेंडिंग टू डू? The Uniform Civil Code is intending to make uniform personal laws. So we are intending to make uniform personal laws. तो पहली बात, इस बात को हटा दो कि हम किसी सिविल कोड या कहीं पर लिखने की बात करें. वी आर पर्सनली स्पीकिंग और एग्जैक्टली स्पीकिंग फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज. अब आपको थोड़ा बहुत दुख समझ में आएगा, यस, प्रॉब्लम समझ में आएगी. तो उस टाइम पर 1950 में अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर की जगह पर देखूं अपने आप को, अगर मैं हिंदू मैरिज एक्ट को और मुस्लिम मैरिज एक्ट को और पारसी मैरिज एक्ट को, XYZ सारे एक्ट्स को एक बनाना चाहूंगा, वुड इट हैव बीन पॉसिबल? नॉट एट ऑल माय फ्रेंड्स, नॉट एट ऑल. बिल्कुल चांस ही नहीं थे. आग पहले ही लगी हुई थी, बवंडर हो जाता. इट वुड हैव बीन अ कैटास्ट्रोफी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्स. व्हाई? Because the Hindus would have said, I am supporting Muslims. Muslims would have said, I am supporting Hindus. Hence, it was not possible. Hence, we put this under Article 44. So, do you realize why Article 44 or Uniform Civil Code was put as a DPSP and not as a fundamental right? I hope the picture is now clear. Now, कुछ और मुझे तुम्हें समझाना है. Okay? If you understand this, a very major situation has to be अप्रिशिएटेड. मुझे मालूम नहीं है ओके कि तुम लोग को लॉ का कितना अंदाजा है, बट सुनने में तो आता ही रहता है. मैं तुम्हें एक पॉइंट बता रहा हूं. ओके, टुडेज हीरो ऑफ द डे, टुडेज हीरो ऑफ द लेक्चर और टुडेज क्रक्स पॉइंट इज अ वर्ड कॉल्ड एज मेंटेनेंस. क्या वर्ड है? अगर तुम्हें आप समझ ले तो प्लीज पे अटेंशन. ओके, अपनी 1000% अटेंशन सुन लो. और मेंटेनेंस, अब ये कौन सी मेंटेनेंस की बात हो रही है? ये फाइनेंशियल मेंटेनेंस की बात हो रही है. ओके, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सो इफ देयर इज अ हिंदू मैन हु इज मैरिंग अ हिंदू फीमेल, मैंने क्या बोला? एक हिंदू मैन इज मैरिंग अ हिंदू फीमेल, तो उनके बीच में कौन सा एक्ट यूज हो रहा है? उनके बीच में एक्ट हो रहा है हिंदू मैरिज एक्ट. ओके, तो इनकी शादी हो गई हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में. ओके, कांग्रेचुलेशन. लेकिन भगवान न करे लेकिन ऐसा हो गया. ओके, हिंदू मैरिज, हिंदू मैन एंड हिंदू फीमेल जिनकी शादी हुई थी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, दे डिसाइड टू डिवोर्स वन अनदर. सो अगेन सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दे स्टार्ट टू हैविंग व्हाट इज कॉल्ड एज डिवोर्स. नाउ द प्रॉब्लम कम्स. प्लीज अंडरस्टैंड दिस लाइन. अगर ये बात समझ में आ गई, तुम्हारा काम हो गया. ओके, द हिंदू मैन इज लीगली बाउंड टू मेंटेन का मतलब कौन सा मेंटेनेंस? फाइनेंशियल मेंटेनेंस. टू मेंटेन हिज वाइफ ड्यूरिंग एंड एट द एंड ऑफ डिवोर्स प्रोसीडिंग्स. मैंने क्या बोला? हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू मैन को हिंदू फीमेल के लिए फाइनेंशियल मेंटेनेंस का लीगल बाइंडिंग होता है. इन अदर वर्ड्स, उनको मैन को वुमेन को फाइनेंशियल मेंटेनेंस देना पड़ेगा. ये कहां लिखा हुआ है? ये हिंदू मैरिज एक्ट में. अब कहानी थोड़ी सी पलट रहे हो, थोड़ी सी पलटने में चक्कर सब कुछ पलट जाता है. अगर ये सिचुएशन मुस्लिम मैन और मुस्लिम फीमेल में है, तो जो एक्ट का नाम है वो है मुस्लिम मैरिज एक्ट. मुस्लिम मैरिज एक्ट में डिवोर्स के बाद ओके ऐसा बोला जाता है that you are not supposed to financially maintain the Muslim woman. So please समझो मेरी लाइन को. Hindu marriage act is saying may give financial maintenance. Muslim marriage act is saying don't pay financial maintenance. Are you understanding this part? This is the problem in two different personal laws. Hindu marriage act में जो exactly बोला जा रहा है, ठीक उसका opposite बोला जा रहा है Muslim marriage act में. Hence, they are not. So, Muslim Marriage Act is not silent about it. Muslim Marriage Act is saying
don't pay. Hindu Marriage Act is saying pay. Are you understanding? The word here is financial maintenance. प्लीज अपने दिमाग में कोई और शब्द मत डालते जाना, मेहर का अमाउंट ये सब मत सोचते रहना. ओके, दोज ऑफ यू जिनको थोड़ी बहुत हाफ बेक्ड नॉलेज होती है वो फिर दिमाग में कुछ घुमाते रहते हैं. मैं यहां पर सिर्फ फाइनेंशियल मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं. अब देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ मेंटेनेंस. ओके, तो ये हो गया, अगर तुमने नोटिस किया तो ये दोनों हो गए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो हिंदू मैरिज एक्ट सेज यू हैव टू पे मेंटेनेंस, मुस्लिम मैरिज एक्ट सेज यू डोंट हैव टू पे मेंटेनेंस. अब एक तीसरा है, तीसरा भी मेंटेनेंस है, लेकिन ये एक अजीब तरह का मेंटेनेंस है. प्लीज दिमाग लगाओ. ये मेंटेनेंस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. कौन सा एक्ट? मैंने बोला सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. तुम्हें रियलाइज है कि हमने बोला था क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ is not dependent on your religion. It is regardless of your religion. तो क्या ये हिंदूज पर एप्लीकेबल है? हाँ. क्या ये मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल है? हाँ. क्या ये सिख्स पे एप्लीकेबल है? हाँ. क्रिश्चियंस पे एप्लीकेबल है? हाँ. ये सब पे एप्लीकेबल है. Why? Because this has universal application. तो ये किससे अलग है? इन एक्ट से अलग है. और ये एक विचित्र एक्ट है. ये एक्चुअली तुम्हें मैं सिर्फ आईएएस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, ये थोड़ा सा सोशल सर्विस के लिए भी तुम काम कर सकते हो. पहले इसको समझो. ओके, तुम भी किसी के काम आओ. व्हाट इज सेक्शन 125 सेज? इट सेज एनी मैन ओके हु इज केपेबल ऑफ अर्निंग मस्ट फाइनेंशियली मेंटेन कौन? हिज वाइफ 1, his aging parents 2, और his minor children. मैंने क्या बोला? एनी मैन, यहां पे शादी वादी की बात ही नहीं हो रही. एनी मैन हु इज केपेबल ऑफ अर्निंग मस्ट फाइनेंशियली मेंटेन विद मनी. मेंटेन कौन? हिज वाइफ, हिज एजिंग पेरेंट्स एंड हिज माइनर चिल्ड्रन. कौन? हु आर अनएबल टू मेंटेन देमसेल्व्स. तो ये हरसेल्फ ना करके देमसेल्फ सोचो. तो तुम एक मैन हो हु इज केपेबल ऑफ अर्निंग. अगर तुम्हारे एजिंग पेरेंट्स ऐसे है सिचुएशन में है कि वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, तो इट बिकम्स योर लीगली बाउंड ड्यूटी टू मेंटेन देम. माइनर चिल्ड्रन मतलब जो 18 साल से कम होते हैं, तो उनको भी मेंटेन करने की ड्यूटी किसकी है? तुम्हारी वाइफ, इन केस शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हर सेल्फ, she will also be maintained by under section 125. क्या ये हिंदूज के ऊपर लागू होता है? हाँ. मुस्लिम्स पर? हाँ. क्रिश्चियंस पे? हाँ. सिख्स पे? हाँ. Why? Because it is regardless of your religion. पॉइंट कुछ और है. अभी तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आया. जो मेजर टिप है वो ये है. इस सेक्शन 125 में वाइफ की डेफिनेशन क्या है? वाइफ की डेफिनेशन है इट इंक्लूड्स, ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ है. ओके, अगर तुम्हें समझ में आना है तो यहां आना है. इट इंक्लूड्स दैट वुमेन हु हैज आइदर बीन डिवोर्स्ड और हैज मूव्ड फॉर डिवोर्स. एज इन उन्होंने तुमको डिवोर्स किया या तुमने उनको डिवोर्स किया. इट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन वाइफ. मेरी बात समझ में आए? सेक्शन 125 की डेफिनेशन ऑफ वाइफ क्या है? इवन आफ्टर डिवोर्स शी स्टेज योर वाइफ. तो वाइफ इज अ वाइफ टिल द टाइम शी बिकम्स और शी रीमैरीज समबडी एल्स. तो जब तक वो किसी और से रीमैरिज नहीं करती, शी विल रिमेन द वर्ड इज वाइफ एज फॉर द सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. तो सेक्शन 120, ये बात समझ में आने की कोशिश करो. सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार वाइफ जो वर्ड यूज किया गया है वो डिवोर्स होने के बाद भी वाइफ ही कहलाएगी टिल द टाइम शी रीमैरी समबडी. ये बात समझने की कोशिश करो. और जब तक वो वाइफ है तब तक इफ शी इज अनएबल टू मेंटेन हर सेल्फ
any man, obviously in this case the husband, will have to financially maintain her. Picture clear or not? I hope you are crystal clear. इसको 24 कैरेट गोल्ड है मेरे दोस्तों, ये तुमको 100 जन्मों में भी कोई नहीं समझा पाएगा. इतने सिंपल वे में समझने की कोशिश करो. सेक्शन 125 में जो वर्ड वाइफ है, which it includes a woman who has been divorced by you also. अब ये एक मेजर हेडेक होने वाला है, और वो हेडेक होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस केस. वेलकम शाहबानो. शाहबानो की स्टोरी पहले तुम्हें समझनी पड़ेगी. एज द नेम सजेस्ट, शाहबानो वॉज अ मुस्लिम फीमेल. ओके, इन 1932 इनका शादी हुआ, इनका निकाह हुआ विद अ मैन कॉल्ड एज मिस्टर मोहम्मद अहमद खान. मिस्टर मोहम्मद अहमद खान और शाहबानो की मैरिज 1932 में हुई. समवेयर इन 1970s, ओके, मिस्टर मोहम्मद अहमद खान ने डिसाइड किया टू हैव अ सेकेंड मैरिज. थोड़े दिन तो शाहबानो टॉलरेट करती रही, फिर जब उनका ऑपोजिशन हुआ तो 1978 में मिस्टर मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को ट्रिपल तलाक करके घर से निकाल दिया. नाउ थोड़ी देर ध्यान से सुनो. अगर तुम स्टोरी में नहीं जाओगे, बुद्धि दौड़ाओगे, तो तुम बहुत कुछ समझ जाओगे. ओके, टाइम पास में डिस्कशन करना है तो फिर बहुत सारे और फोरम्स है. ओवर हियर रिमेन सीरियस, बात समझने की कोशिश करो. सो व्हाट इज द पॉइंट हियर इज, तो शाहबानो को अब मिल गया है तलाक, ट्रिपल तलाक. दैट मीन्स अ प्रॉब्लम हैज हैपेंड अंडर मुस्लिम मैरिज एक्ट. अगर मैं सिर्फ मुस्लिम मैरिज एक्ट को देखूं तो इसका मतलब है शी इज नो लॉन्गर द वाइफ ऑफ मिस्टर मोहम्मद अहमद खान, अगर मैं मुस्लिम मैरिज एक्ट में देखूं. लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट में तो ये शाहबानो ओके काफी एज हो गई थी. ओके, इनकी ओल्ड थी, इलिटरेट थी, पुअर थी, तो इन्होंने मुस्लिम मैरिज एक्ट में शादी की थी, निकाह हुआ था, इनको ट्रिपल तलाक हो गया. तो क्या इनको मेंटेनेंस मिलेगा? सोच के बताओ, क्या मेंटेनेंस मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मुस्लिम मैरिज एक्ट सेज द मैन इज नॉट बाउंड टू पे एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस वंस the talaq has happened, once the divorce has happened. I hope the point is clear. So under Muslim Marriage Act, since Mr. Muhammad Ahmad Khan and the lady Shahbano is now divorced, there is no talk, there is no interest, there is no possibility of any maintenance being paid. Is this picture clear? So now this Madam Shahbano जाती हैं एक लॉयर के पास, बोलती हैं कि मैडम मैं क्या करूं, I need money, right? I don't have money, I am poor, I am old, I am illiterate. Yes or no? Now when I'm poor, when I'm old, when I'm illiterate, but under Muslim Marriage Act, there is no chance of any financial maintenance since I am no longer the wife of Mr. Muhammad Ahmad Khan. तो Muslim Marriage Act में तो ये financial maintenance का स्कोप ही नहीं है, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए because I'm poor, I don't have money. तो मैं क्या करूं? तो लॉयर बोली, ओहो, not such a difficult thing, इतना कौन सी बड़ी बात है, सेक्शन 125 तो है, सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जाओ, वहां पर तो तुम्हें फाइनेंशियल मेंटेनेंस मिलेगा. क्यों मिलेगा मेरे दोस्तों, क्यों मिलेगा? वाई? लाइन सुनो, अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो शी इज अ वाइफ. वाई शी इज अ वाइफ? बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125, दिमाग में डालो, according to section 125 criminal procedure code, you are a wife till the time you remarry. Are you understanding? Hence the lawyer suggested to Madam Shahbano, no problem, itna tension mat lo, you are not a wife. What did I say? You are not a wife anymore as per Muslim Marriage Act, but you are certainly a wife as per section 125. Are you understanding? So there is a conflict here. Do you realize ये क्या हो रहा है? So section 125 criminal procedure code में she goes to the Indore. This all thing is happening in Indore. So in Indore she is awarded, the local magistrate will sign the order and said, yes, Madam Shahbano, no problem. We are awarding you maintenance under section 125 and congratulations, your
what do you call maintenance has to be paid. Mr. Muhammad Ahmad Khan, in fact, later on in the Indore High Court, this amount was increased. All right. Mr. Muhammad Ahmad Khan did not like this. Mr. Muhammad Ahmad Khan said what? ध्यान से सुनो. What did he say? Mr. Muhammad Ahmad Khan is saying that this section 125, एक ही बार बोलूंगा, okay? मैं फिर बोल रहा हूं. This section 125 is asking me to do exactly what my personal law is asking me not to do. Are you understanding what I said? What am I saying? Section 125 is asking Mr. Muhammad Ahmad Khan to pay maintenance. Muslim Marriage Act or the Muslim Personal Law is exactly saying don't pay maintenance. Do you understand? There is nobody silent about it. In other words, Mr. Muhammad Ahmad Khan is, what is his ground here? My ground of Mr. Muhammad Ahmad Khan says that your section 125 CRPC is violating my personal law. It is violating my personal law. Do you understand what is happening now? Now, for this, Mr. Muhammad Ahmad Khan reaches the Supreme Court. And Mr. Muhammad Ahmad Khan says, the case is, Muhammad Ahmad Khan was a Shah Bano in 1986. This matter reaches the Supreme Court and then finally to the Constitutional Bench. Question of law क्या है? Question of law ये है कि क्या ऐसा हो रहा है that Section 125 Criminal Procedure Code is violating the personal law of Muslim Marriage Act. Look at the wisdom of the Supreme Court. Look at the intelligence of the Supreme Court. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से डिसाइड नहीं किया. Okay, first of all, look at the intelligence. Your judiciary is such a large-hearted judiciary. मतलब कमाल है, you know, that's it. And such an intelligent, such a wise judicial bench. उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी पार्टी बनाया. ओके, और सबका राय लिया. तो हमने क्या नोटिस किया? एक सवाल पूछा गया. सवाल यह पूछा गया कि इस सेक्शन 125 वायोलेटिंग इस्लामिक लॉ. लाइन क्या है? इस सेक्शन 125 वायोलेटिंग इस्लामिक लॉ. तो सवाल आया, नहीं यार, इवन द होली कुरान is talking in its ayats, okay, that it is the responsibility of the man to take care of the woman. It is the responsibility of the man to take care of the woman. To the Holy Quran, the Prophet Muhammad was a very wise man, okay. बड़े आदमी थे, उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया था, बड़ा सोचा था, उनका दिल बड़ा था. They understood कि एक वुमेन जिसकी जरूरत है, अगर उसको पैसा ना मिले तो वो बेचारी कहां जाएगी. तो इवन कुरान की आयतों में ये लिखा हुआ है दैट द मैन मस्ट टेक केयर ऑफ द वुमेन. फिर एक और बात आई कि मिस्टर मोहम्मद अहमद खान ने बोला कि माय लॉर्ड, ऐसी इतनी टेंशन वाला सिचुएशन नहीं है. देयर इज एन अमाउंट कॉल्ड एज मेहर, ऑल्सो कॉल्ड एज डावर, जो हम पे कर चुके हैं टू शाह बानो. तो जहां तक फाइनेंशियल मेंटेनेंस की बात है, हम तो ऑलरेडी दे चुके हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा. उन्होंने बोला कि ये जो मेहर अमाउंट है ना, ये अमाउंट तो है लेकिन ये किसी और वजह से दिया जाता है. डॉवर और मेहर अमाउंट इज गिवन एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट टू द वुमेन. ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. बहुत सारे लोगों को बेसिक्स ऑफ इस्लामिक लॉ भी नहीं मालूम. उनको लगता है ये वुमेन को सेकेंडरी समझा जा रहा है. नहीं नहीं नहीं, अगर आप रियलिटी में इस्लामिक लॉ या फॉर दैट मैटर कोई भी धर्म के लॉ को देखोगे तो उसमें वुमेन की बहुत रिस्पेक्ट है. इस मामले में भी है. इस मामले में क्या है? बोला गया कि अगर एक वुमेन ने मुझसे शादी करी है इस्लामिक लॉ में, तो मैं एज अ रिस्पेक्ट टू हर मैं उनको एक प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको एक अमाउंट दूंगा. उसको मेहर की अमाउंट दिया जाता है. मेहर का अमाउंट दो फॉर्म्स में दिया जा सकता है. कभी कभी उसी टाइम दिया जाता है, कभी कभी डेफर्ड दिया जाता है, थोड़ी देर बाद. एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब हम डिलेड मेहर अमाउंट देते हैं
तो आम तौर पे हम मेहर की अमाउंट दे देते हैं एट द टाइम ऑफ डिवोर्स, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डिवोर्स पर जो मेहर का पैसा दे दिया गया ये फाइनेंशियल मेंटेनेंस है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मेंटेनेंस, ये जो मेहर अमाउंट है, दिस इज फॉर ऑर्डिनरी नीड्स ऑफ द वुमेन। तो ऑर्डिनरी नीड्स, उनके डेली खर्चों का, उनका अपने रख रखाव का, अपनी चीजें खरीदने के लिए मेहर अमाउंट दिया जाता है एज अ मैटर, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। हमारा सेक्शन 125 क्या कर रहा है? व्हेन यू आर अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ, बात समझने की कोशिश करो। सेक्शन 125 की जो मेंटेनेंस है, जो सेक्शन 125 में मेंटेनेंस है, दैट इज फॉर अ डिफरेंट नीड, और जो मेहर अमाउंट है दैट इज फॉर अ डिफरेंट नीड। तो दोनों बातें हो गई। नंबर वन, सेक्शन 125 इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट नहीं है, बिकॉज द होली कुरान भी इसको मानती है कि मैन मस्ट टेक केयर ऑफ द वुमेन। इस्लामिक लॉ भी इसको मानता है दैट मैन मस्ट टेक केयर ऑफ द वुमेन। तो सेक्शन 125 इज नॉट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लामिक लॉ। सेकेंड, डोंट मिक्स अप मेंटेनेंस विद द अमाउंट ऑफ मेहर। नाउ दोनों बातें हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट सेड, मिस्टर मोहम्मद अहमद खान, you are 100% wrong. There is no violation. So please ensure that under section 125, please pay maintenance to Shabano. Game over. Over. खत्म. That's it. खत्म. कुछ नहीं है इसके आगे। तुम्हें लगा होगा सर क्या था, इतनी लंबी आपने गाथा सुनाई, ओके बस ओवर? हाँ भाई ओवर, इतना ही था केस शाबानो का। शाबानो ने सेक्शन 125 लगाया, मिस्टर मोहम्मद अहमद खान ने पूछा, बोला, क्लेम किया कि ये अगेंस्ट इस्लामिक लॉ है, खत्म हो गई बात। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो नो नो, इट इज नॉट अगेंस्ट इस्लामिक लॉ, since it's not violating Islamic law, even the Holy Quran is following the same thing, and therefore there is no violation. Congratulations, Mr. शाबानो जी को अब मिस्टर मोहम्मद अहमद खान मेंटेनेंस देंगे। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? बिकॉज वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, राजनीति, पॉलिटिक्स, एंड दैट वॉज दिस लॉ। द लॉ दैट वॉज पास वॉज नाउ soon after Shabano judgment, we had a new prime minister, not a new prime minister, बने तो वो 2-3 साल थे, बट न्यू प्राइम मिनिस्टर फिर भी, ओके, वॉज द राजीव गांधी गवर्नमेंट। नाउ राजीव गांधी गवर्नमेंट, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत हिस्ट्री मालूम है, तो हैड अ ह्यूज मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। ओके, नाउ यूजिंग दिस ह्यूज मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, मिस्टर राजीव गांधी ने एक लॉ पास किया। ओके, उस लॉ को बोला गया, उस लॉ का इंटेंशन क्या था? उस लॉ का इंटेंशन था कि ही वांटेड टू, किसी ने उनको एक पॉलिटिकल एडवाइस दे दी थी कि ऐसा लग रहा है मिस्टर राजीव गांधी कि मुस्लिम्स को थोड़ा सा ठेस पड़ गई है। क्यों ठेस पड़ गई है? क्योंकि शाबानो जजमेंट में सेक्शन 125 हैज बीन कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर एज कंपेयर टू मुस्लिम मैरिज एक्ट, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स से कलर बना दिया गया और एक लॉ पास किया, उसको बोला गया मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। ओके, इसमें क्या बोला गया, वो बहुत सारी बाकी सारी बातें पर मैं इतना इंटरेस्ट नहीं हूं, लेकिन उसमें क्या बोला गया कि जो हिंदू मैन है, जैसे एक हिंदू मैन होता है, हिंदू मैन जब एक हिंदू फीमेल के साथ शादी करता है, तो शादी के बाद और डिवोर्स के बाद भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है फॉर अ लाइफ टाइम। ये हमने बात कर ली है। ओके, इट हैज मेंटेनेंस हैज टू बी पेड। लेकिन अभी हमने ये भी समझ लिया कि मुस्लिम मैन को मुस्लिम फीमेल से जब शादी होती है, निकाह होता है, तो आफ्टर डिवोर्स, ओके, शी डज नॉट रिमेन अ वाइफ। लेकिन व्हाट इज शाबानो जजमेंट सेइंग? दैट अंडर सेक्शन 125 अ मुस्लिम मैन मस्ट ऑल्सो पे मेंटेनेंस टू अ वाइफ। और मैंने तुम्हें क्या बोला था? वाइफ इज अ वाइफ इज अ वाइफ, राइट? तो फिर इन सारे चीजों का अंत रिजल्ट क्या है? अंत रिजल्ट ये है कि मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट में एक अजीब सा मिक्सचर कर दिया गया। मिक्सचर ये कर दिया गया कि मुस्लिम मैन को मेंटेनेंस लाइफ टाइम नहीं देना। मैंने क्या बोला? लाइफ टाइम नहीं देना, सिर्फ तब तक देना है
जब तक दैट इज अ पीरियड ऑफ इद्दत। फॉर दोस ऑफ यू जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आफ्टर डिवोर्स 90 डेज के टाइम पीरियड होता है इस्लामिक लॉ में, जिस दौरान आप रीमैरिज नहीं कर सकते। दिस इज द टाइम पीरियड, सिर्फ 90 दिनों के लिए, सिर्फ 90 डेज के लिए यू हैव टू पे मेंटेनेंस। तो ये कुछ अजीब सा मिक्सचर हो गया। हिंदू मैन हैज टू पे फॉर अ लाइफ टाइम, मुस्लिम मैरिज एक्ट 0, और मुस्लिम वुमेन ये वाला राइट, ये वाला एक्ट इसमें आ गया कि ना तुम्हें लाइफ टाइम देना है, ना तुम्हें 0 देना है, तुम्हें 90 डेज के लिए देना है। मिस्टर राजीव गांधी को लगा कि ये एक बड़ा जबरदस्त पॉलिटिकल जैकपॉट है। वाह यार, हमने एक अच्छा सा डिसीजन ले लिया। अब ये डिसीजन ले लिया है तो आई थिंक कि किसी को भी, जो भी रिलीजियस ग्रुप को बुरा लग रहा होगा कि जी सेक्शन 125 को मुस्लिम मैरिज एक्ट के ऊपर डोमिनेट करा दिया गया, अब वो खुश हो जाएंगे। नो, ऐसा नहीं है। ओके, इतना इजी होता नहीं है, राइट? और इतने गलतियां करनी भी नहीं चाहिए थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पार्लियामेंट शुड नॉट हैव पास दिस लॉ। व्हाई? बिकॉज इस लॉ की डेफिनेशन, इस लॉ, देखो सुप्रीम कोर्ट किसी के फेवर में नहीं था। ओके, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है ब्लैक एंड व्हाइट लॉ इंटरप्रेट करना, और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। ओके, उसने बहुत अच्छे तरह से इंटरप्रेट किया, सारी पार्टीज को बुलाया, सारे लॉस चेक किए और बोला कुछ गलत है नहीं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था इसमें। लेकिन जब ये लॉ पास किया गया तो इस लॉ की पहली लाइन ही ये थी कि सिंस सुप्रीम कोर्ट हैज पास दिस जजमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज द शाहबानो जजमेंट, इसीलिए हम ये लॉ पास कर रहे हैं। ओहो, आई होप इट्स वेरी सैड। व्हाई? बिकॉज judiciary, legislative, executive are 3 organs of the state. What are they? They are 3 organs of the state. इनको एक दूसरे से भिड़ना नहीं चाहिए. There should not be conflict amongst each other. But this is not in that spirit. ये ऐसा लग रहा है जैसे पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है. That was not the version. ऐसा नहीं किया जाना चाहिए. चलो, either ways. Number 2, उन्होंने ये कुछ अजीब सी डिस्कवरी कर दी कि मेंटेनेंस शुड बी पेड ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत. अब फिर एक प्रॉब्लम है, इनको लगा कि यार इन्होंने कोई पॉलिटिकल जैकपॉट हो गया. पॉलिटिकल जैकपॉट नहीं हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदूज को बड़ा बुरा लगा. क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये अननेसेसरली मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे. ओके, तो उनके पर्सनल लॉस को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो लॉयर्स थे, जो इंटेलिजेंसिया थे, द सो कॉल्ड बुद्धिजीवी थे, दोज पीपल दे फेल्ट वेरी बैड. Why did they feel bad? They said, yeah, this is unnecessary interference in judiciary. This is completely unnecessary interference in judiciary. और जो तीसरा ग्रुप था, that is the Muslim groups. इन सरप्राइजिंगली हमारे मुस्लिम भाई बहन भी बुरा मान गए. ओके, उन्होंने बोला तुम कौन होते हो हमारे शरीयत लॉ को कंफ्यूज करने वाले, और हु आर यू टू से दैट हमें मेंटेनेंस देना है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ. सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, इस्लामिक लॉ हो चाहे हिंदू लॉ हो, इसकी बहुत पुरानी जड़ें होती हैं. द ओरिजिन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, सो इफ यू लुक एट इस्लामिक लॉ, इट कम्स फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद. ओके, बड़े दूर की कहानियां हैं, बड़े विजडम थे. अचानक तुम उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. सो इन अ फैक्ट हुआ क्या, ना हिंदूज उनको साथ में दिए, ना इंटेलिजेंसिया सपोर्ट में किया, ना मुस्लिम सपोर्ट में किया, और that was primarily the end of the political career of Mr. Rajiv Gandhi. तो बड़ा ट्रैजिक हो गया ये सारी सिचुएशन. ओके, मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन भी किया था. दिस इज ऑल पॉलिटिक्स अबाउट इट. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट, बट डू यू रियलाइज कि ये बड़ा मेसी हो गया है सब कुछ. ओके, बड़ा हलवा बन गया. यूर अंडरस्टैंडिंग? नथिंग वॉज रिक्वायर्ड. इट वॉज अ वेरी सिंपल टू लॉस टू बी मिक्सड अप, बट दिस बिकेम टू मेसी. Therefore, my friends, अब मैं तुम्हें बताता हूं हुआ क्या. तुम लोग तो, those who are watching, I'm not sure that you, but if you go to Google and find it out, during this period of 1986-87, पूरा इंडिया में communal environment हो गया. The communal environment became very volatile. Hindus thought the state is supporting Muslims. Muslims thought Hindus are being supported, etc. All of the structure. There was too much of tension all around. कि फिर से हिंदू मुस्लिम राइट्स ना हो जाए, फिर से इरिटेशन ना हो जाए. वाई कैन नॉट वी रिमूव दिस कंफ्यूजन? क्या प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम हियर कि एक पर्सनल लॉज है. जिस कंट्री में यू कैन हैव क्रिमिनल लॉ सेम, सिविल लॉ सेम. द डिमांड स्टार्टेड
that why can't we have personal law same? That is why. But there could be 1,000 different reasons. Okay, there could be constraints of forming कि ये possible है भी कि नहीं. For example, law commission ने अभी दिया कि it may be very difficult for us to come down to uniform civil code. Also, political interests अलग अलग होता है, vote bank politics अलग अलग होता है. It may become very very difficult for us to form uniform civil code. Therefore, ऐसा बोला जाता है कि आर्टिकल 44, प्लीज अंडरस्टैंड, हर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो पिछले 50 साल में उठा के देख लो तो उन्होंने कम से कम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर पॉलिटिकल पार्टी ने यह बात बोली है कि वी विल फॉर्म और वी विल एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड. हर पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी ने ज्यादा बोला है कि देन वन डे केम शाहबानो. व्हेन शाहबानो केम इट वाज अ वेकअप अलार्म. टंग, जाग जाओ इंडियंस, प्लीज वेकअप. ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ओके, लेकिन कितनी एलिवेटेड हो सकती है. तुम्हें मालूम है ये सारी की सारी बातें कितने भी थी? 179 रुपीज की मेंटेनेंस मिली थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से. 179 रुपीज अ मंथ की मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ था फ्रॉम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जो मिस्टर मोहम्मद अहमद खान को मैडम शाहबानो को देना था. 179 रुपीज पे इंडिया की किस्मत बदल सकती थी. इट वॉज सच अ डेंजरस एनवायरमेंट. And for what? For just one reason, that there shall be or there is no uniform civil code. So this uniform civil code is therefore, तुम्हें क्वेश्चन आएगा, what is the problem with uniform civil code? So you will say Article 44 intends to make, or it was a direction to the state to make uniform civil code. लेकिन because of n number of problems, okay, it remained an unfulfilled dream of the founding fathers of the Constitution. अब तुम्हें एक और चीज बताता हूं, इसमें एक गड़बड़ और है. इफ यू पे अटेंशन टू दिस, ओके, अगर तुम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक और चीज समझ में आ जाएगी. डू यू रियलाइज कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्टिकल 14? अगर मैं आर्टिकल 14 का बात बोलूंगा तो आर्टिकल 14 हैज गॉट टू कंपोनेंट्स. वन इज कॉल्ड एज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. प्लीज समझो इस बात को. So there is an equality before law and equal protection of laws. अब मैं तुमसे एक अजीब सी बात पूछ रहा हूं. So suppose this is a Hindu female, okay, and the Hindu female is getting maintenance. Don't you think that she should be treated equally in law with a Muslim female? Yes or no? So if she is getting maintenance, then even she should get maintenance. Because if one is getting maintenance and the other one is not getting maintenance, I hope you are understanding that there is a chance of what is called as equality of law or violation of Article 14. तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ा खतरनाक सिचुएशन आ गई जब बाद में ये क्वेश्चन आने लगा कि यार ये तो गड़बड़ वाला चक्कर है. अब तो यार एक को मेंटेनेंस मिलेगा, द अदर वन वाज नॉट गेटिंग. सो इन 2003 came a Daniel Latifi case. So in the Daniel Latifi case, this law, which case? This law, Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act was challenged. And the Supreme Court said, challenge करने से कुछ नहीं होता. Okay, we don't think it is unconstitutional. Okay, ये थोड़ा सा crazy जरूर है law, लेकिन ये unconstitutional नहीं है. तो Daniel Latifi केस में एक डिमांड राइज हुई और सुप्रीम कोर्ट को पूछा गया, माय लॉर्ड, क्या उस मुस्लिम फीमेल को किसी तरह की मेंटेनेंस मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, फाइनली डिसाइड करो. तो द सुप्रीम कोर्ट सेड अ वेरी ब्यूटीफुल जजमेंट. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इस कंट्री को खास चिंता की जरूरत होनी नहीं चाहिए, बिकॉज इस कंट्री में जुडिशरी इज वेरी एक्टिव, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वाइज एंड वेरी ब्रेव. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नो प्रॉब्लम, मंथ टू मंथ मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है टू अ मुस्लिम फीमेल, बट अ वन टाइम लंप सम पेमेंट दिया जा सकता है. And that lump sum payment you can pay in 90 days. I hope you are understanding. Look at the mixture. क्या था यहां पर? क्या था? मेंटेनेंस ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत. इद्दत क्या था? अ पीरियड ऑफ 90 डेज. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम 90 डेज रखना चाहते हो ना, 90 डेज ही रखो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा नया लॉ है. पे अ लंप सम अमाउंट, एक साथ दे दो ड्यूरिंग दैट 90 डेज. दोनों बात हो जाएगी, मेंटेनेंस की मेंटेनेंस हो जाएगी और तुम्हारा ये पीरियड ऑफ 90 डेज भी एक्टिव रहेगा. तो दोनों चीजों को मर्ज कर दिया गया. हेंस क्यों ऐसा मर्ज करना जरूरी है? इसलिए मर्ज करना जरूरी है बिकॉज आर्टिकल 14 हैज टू बी ओबेड. तो इनको मंथ टू मंथ मेंटेनेंस मिल सकती है, इनको लंप सम मिल सकता है. आइदर वेज जो हमारा दुख है वो खत्म होगा. क्या दुख था
कि somebody who is not able to maintain herself, somebody, a wife who is not, a woman who is not able to maintain herself, the social duty, the legal duty फिर भी निभाई गई, लेकिन एक को month to month दिया गया और the other one has been paid lump sum. Are you understanding? कितना ब्यूटिफुल मिक्सचर किया गया, एंड दिस इज द विजडम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. लेकिन दिस इज स्टिल अ पैच वर्क. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. बड़ा काम सुप्रीम कोर्ट ने करना है. क्या करना, सॉरी, बड़ा काम पार्लियामेंट ने करना है. क्या करना है? टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? टू मेक ऑल ऑफ देम हैविंग, इट डील्स विद, से द वर्ड, पर्सनल लॉस. सो व्हाट आर पर्सनल लॉस? पर्सनल लॉस आर जो इसमें रिलीजन बेस्ड होता है. तो व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यू आर डीलिंग विद the personal loss. Shah Bano case is a wake up call to India कि dear Indians, जाग जाओ. एक दिन आज की सिचुएशन सेटल हो गई किसी वजह से, किसी और कारण की वजह से. ना सेटल हुई होती तो we don't want to take a chance. You know, we are a huge country, we are a responsible country, we should behave responsibly. हमें अच्छे से एक्ट करना चाहिए. हिंदूज मुस्लिम्स को ये छोटी बातों पर ध्यान देते, ये छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए. क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें एग्रेवेट होने में टाइम नहीं लेती. वी वॉन्ट टू बी यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी. दिस इज वेरी क्रूशल. ओके, और जब सब कुछ कॉमन है, जब हम एक कंट्री के नीचे है, जब हमारे क्रिमिनल लॉ सेम है, जब 99% ऑफ सिविल लॉ सेम है, तो पर्सनल लॉस को क्यों अलग किया जाए? शाह बानो केस इज अ वेकअप अलार्म कि इंडिया जाग जाओ. डोंट अननेसेसरली कीप पेट्रोल एंड फायर क्लोज बाय. ये जरूरी नहीं है. बट द प्रॉब्लम हियर इज कि इज इट पॉसिबल? पहली बात तो इज इट पॉसिबल. मैं तुम्हें जुडिशरी के एग्जाम नहीं पढ़ा रहा, बट एक रिसेंट लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला था मे बी इट इज नॉट पॉसिबल और मे बी इट इज नॉट फीजिबल फॉर अस टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. वो बात अलग है, लेकिन there has to be some common ground. Okay, we can talk to the different religious groups and make sure that everyone, because please understand, India is a religious country, primarily a religious country. So you have to ensure that everyone sits down comfortably, relaxes, talks mutually, respecting each other's religion and believing in the spirit of secularism, and then accept a proper uniform civil code. This is a huge time. Now this is the time, actual time that we fulfill the founding fathers dream. और ये खत्म करे कि यार ये प्रॉब्लम फिर से ना आए. We don't want a repetition of Shah Bano case. We don't want a repetition of the episode of Shah Bano. We want this matter to be settled. Do you realize कि एक शाह बानोस केस समझने के लिए तुम्हें कितने बेसिक्स पढ़ने पड़ते हैं? Do you realize that if people start discussing about cases, they don't know anything about what are you doing, what are you not doing, and was the actual foundation. What was the foundation of these cases? Today I have given you this as a landmark judgment. You have to understand Shah Bano case, understand this as polity. I repeat, understand this as P-O-L-I-T-Y. Don't understand like this P-O-L-I-T-I-C-S. You are the next future bureaucrats of India. You are the next Article 12 of India. You are going to become IAS officers. Think about problems in terms of constitution. तुम्हें मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको constitution में पढ़ा करो. Don't go into the politics part of it. You are going to be apolitical. Think in terms of technicalities. Think in terms of constitution. Think in terms of Supreme Court. Think in terms of your exam. Then you will get and close by answer. Solution तो तब तुम ढूंढोगे ना जब you understand the problem. This is the problem. This is how you